हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल देव राइट वे एजुकेशन। मैं रोशन कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैकेनिक्स का इम्पोर्टेंट सेशन। ठीक है, तो जैसा कि जो बच्चे हमारे रेगुलर हैं उन्हें पता होगा कि मैं डेली 10 क्वेश्चन, वो ऐसा क्वेश्चन में लेकर आता हूँ जो प्रीवियस कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछने की संभावना है। ओके बच्चों, ठीक है। तो मैं यूनिट्स और मेजरमेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, और भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट का अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं आगे को कोई क्लास में मैं उसे भी ले लूँगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट चैप्टर मैकेनिक्स का, जो बहुत ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैकेनिक्स, क्योंकि आजकल के एग्जाम में देखा गया है कि मैकेनिक्स वाले सेशन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से मैकेनिक्स चैप्टर से भी मैं डेली आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि सर पढ़ना तो है मैकेनिक्स। देखिए, मैं यहाँ पर भले ही आप लोग को 10 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, लेकिन हर पॉइंट को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ये नहीं कर देना है कि कोई मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, मार दिए ए बी सी डी कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये नहीं करने वाला हूँ मैं। ठीक है, मैं जो भी मेरे पास क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन ये क्यों होगा। और हर पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, तो हर ऑप्शन को मैं क्या करूंगा, डिस्कस करके आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो आप यहां से नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले बात आते हैं कि सर मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स क्या होता है ये तो बताइए। ठीक है, मैकेनिक्स का मतलब होता है, मैकेनिक्स एक तरह का ब्रांच है। किसका सर? साइंस का। अरे किसका ब्रांच है सर? साइंस का। आप फिगर में देख रहे होंगे, ये सारा का सारा फिगर है वो किसका है? मैकेनिक्स का फिगर है। जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी में मोशन है, यहाँ पर देखिए एंगल है, ये बॉडी इंक्लाइन हो रहा है, यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है, बहुत सारा टाइप का फोर्स होगा, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम खींच सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंक्लाइनेशन हो रहा है, यहाँ पर देखिए वायर जुटा हुआ है। तो ये सब क्या है? ये सब फिजिक्स का ही पार्ट है। ये सारा का सारा किसका पार्ट है? फिजिक्स का पार्ट है, यानी साइंस बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स द, क्या डील्स करते हैं सर? स्टडी ऑफ फोर्सेस। स्टडी ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि आप किसी भी बॉडी में मतलब कोई एनर्जी लगा दिए, कोई ताकत लगा दिए, वही फोर्स होता है। फोर्स किसी भी टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कोई स्प्रिंग है, जैसे आप स्प्रिंग देख रहे हैं, क्या स्प्रिंग में फोर्स नहीं है? इस स्प्रिंग में भी आप फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। या कोई कोई इस तरह से कोई बॉडी हैंगिंग है, क्या इसमें फोर्स नहीं लग रहा है? इसमें भी एक टेंशन टाइप का क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। इसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, ठीक है, इंक्लाइनेशन फोर्स होता है, मैंने बहुत सारे टाइप का फोर्स आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं पहले डिफिनेशन बता देता हूँ, इसके बाद मैं बारीकी से हर चीज के बारे में मैं जानकारी दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या होता है? एक साइंस का ब्रांच है। मैकेनिक्स क्या है? एक साइंस का ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं? फोर्सेस को। किसको स्टडी करते हैं? फोर्सेस को। और उस फोर्स के कारण बॉडी में क्या इफेक्ट आया, उस फोर्स के कारण बॉडी में क्या इफेक्ट आया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ये फिगर आप देख रहे होंगे, ये कोई फिगर है। इस फिगर में आप जैसे फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, तो इस फोर्स के लगाने के कारण बॉडी में क्या इफेक्ट आया? क्या उसका पोजीशन चेंज हुआ? क्या उसका शेप चेंज हुआ? क्या इसमें वेलोसिटी आ गया? क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया? मतलब क्या हुआ? उस फोर्स के इफेक्ट के कारण बॉडी में किस तरह का चेंजिंग आपको देखने को मिला। मतलब या तो बॉडी रेस्ट में आ सकता है, या तो बॉडी किस में आ सकता है? मोशन में आ सकता है। अगर मान लेते हैं कोई बॉडी है, उसमें आपने फोर्स लगाया, अभी आपको पता नहीं है ये कंडीशन बात का है कि बॉडी मेरा मोशन में या रेस्ट में, लेकिन मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, उसमें आपने फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण दो केस हो सकता है, या तो बॉडी मेरा रेस्ट में आ जाए, या तो बॉडी मेरा मोशन में आ जाए। और इस तरह का जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं? मैकेनिक्स में करते हैं। किस में करते हैं? मैकेनिक्स। मतलब क्या सर? मतलब यह है कि किसी बॉडी में तुम फोर्स लगा, उस फोर्स के इफेक्ट के कारण बॉडी मोशन में आएगा या रेस्ट में आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं, देखिए अब जो आता है मैकेनिक्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि मैकेनिक्स यहाँ पर दो टर्म आ रहा है। एक टर्म आ रहा है मेरा रेस्ट,
और एक टर्म मेरा क्या आ रहा है, मोशन। एक टर्म आ रहा है रेस्ट और एक टर्म क्या आ रहा है मेरा, मोशन। दो टर्म आ रहा है। तो जब मेरा बॉडी रेस्ट में होता है, दैट मींस उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होता है, उस केस को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। लेकिन अगर कोई बॉडी मोशन में होता है तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। ठीक ना। तो रेस्ट में रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। अभी मैं आप लोग को मैकेनिक्स का समझ पैदा कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करूंगा, लेकिन इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आखिर है क्या। ठीक ना। तो एक होता है स्टैटिक्स, अगर बॉडी मोशन में आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। फोर्स तो दोनों में लग रहा है, फोर्स तो दोनों में लग रहा है, लेकिन डायनेमिक्स में भी यहाँ दो तरह से कैरेक्टराइज करते हैं। एक होता है मेरा काइनेटिक्स और एक होता है काइनेमेटिक्स। ठीक ना। एक होता है काइनेटिक्स और एक होता है काइनेमेटिक्स। फोर्स तो दोनों में लग रहा है, काइनेटिक्स में भी फोर्स लग रहा है और काइनेटिक्स में फोर्स का कौन सा बताएगा। लेकिन 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 काइनेटिक्स का अगर बात करें, फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन इसमें हम लोग मास और फोर्स को कंसीडर करेंगे। लेकिन काइनेमेटिक्स में के केस में क्या हो जाता है, फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब कि जिस फोर्स के कारण बॉडी में मोशन आता है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉल है, ये बॉल क्या हुआ, लुढ़क कर आगे की तरफ बढ़ गया, लुढ़क कर आगे की तरफ बढ़ गया, तो इसमें हम लोग फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। सिंपल सा क्या कहते हैं, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज कर कर आप लोग कुछ भी निकाला जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज हम बोल दें कि कोई मेरा बॉडी है, इस बॉडी में अगर हम फोर्स लगाए एफ और इसका मास अगर 10 केजी है, अगर आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस केस में आपको यहाँ पर फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। यानी जहां पर आप फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं वहां पर काइनेटिक्स हो गया, जहां पर फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं वहां पर क्या हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया। क्या हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, देखिए क्वांटिटी सबसे पहले बताओ, क्वांटिटी का मतलब क्या समझते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसको आप एक तरह से मेजरमेंट करने के बाद जो एक डाटा आता है, जो एक नंबर आता है, क्वांटिटी कहलाता है। जैसे हमने एग्जांपल, जैसा मास है किसी का 5 केजी, क्या है 5 केजी, तो केजी तो मेरा यूनिट हो गया, क्या हो गया, यूनिट हो गया। मास क्या हो गया, मास मेरा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। लेकिन ये जो 5 है ना, यही 5 क्या कहलाता है, क्वांटिटी कहलाता है, मात्रा कहलाता है। ठीक है। तो अब मेरे से पूछा गया है, तो क्वांटिटी दो टाइप का होता है, यानी फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, और प्लस में बहुत सारे बुक में नहीं लिखे हुए होते हैं, लेकिन प्लस में ये साथ में फॉलो करता है किसको, ट्रिगोमेट्रिक लॉ या वेक्टर लॉ बोल सकते हैं। और वेक्टर लॉ के अंदर आता है ट्रिगोमेट्रिक लॉ या तो पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है। दो लॉ को ये फॉलो करता है, तभी ये क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। क्या क्या कब कहलाएगा, जब इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, जब इसके पास डायरेक्शन होगा, और जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ या पैरेललोग्राम लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब आता है कि सर ये लॉ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक या पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं अगर सिंपली आप एडिशन या सब्सट्रैक्टेड कर रहे हैं, सिंपली क्या कर रहे हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्टेड कर रहे हैं, तो वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपली एडिशन और सब्सट्रैक्टेड नहीं कर उसमें एक रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट आता है, तो उस तरह को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो ट्रिगोमेट्रिक लॉ का यूज करते हैं या तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं। तो ऐसा केस में वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बात आप लोग को कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि इसमें कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं। हाँ, स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन ये नहीं बताता है, डायरेक्शन ये नहीं बताता है, डायरेक्शन ये नहीं बताता है। तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ क्या बताए, मैग्नीट्यूड बताए, सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। ऐसा क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जो डायरेक्शन भी बताए और मैग्नीट्यूड भी बताए, ऐसा क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा, फोर्स होगा या वॉल्यूम होगा, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कि डिस्प्लेसमेंट आखिर क्या होता है। ठीक है, मैं दोनों में देखिए बच्चों लोगों को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी, या दोनों स्केलर या दोनों वेक्टर है, ये कंफ्यूजन होता है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करने का भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करें ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि जैसे मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा शॉर्टेज डिस्टेंस समझ लीजिए, शॉर्टेज डिस्टेंस एग्जांपल से समझ सकते हैं आप। जैसे ये .1 है, आपको .1 से कहाँ पहुंचना है, .3 तक पहुंचना है, या 2 बोलते हैं, .2 तक पहुंचना है। वो एक आदमी आया, चला 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 यहाँ पर पहुंचा .3 तक, फिर चला चला चला, फिर यहाँ तक पहुंचा .4 तक, फिर चला चला चला, फिर 2 तक पहुंच गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड, मतलब आपको जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचने के लिए आपको टोटल पाथ कितना हुआ, टोटल आपको क्या करना है, मेजरमेंट कर देना है, मतलब ऐड कर देना है, सिंपल सा। ठीक है, तो अगर हमसे पूछ दिया जाए कि टोटल पाथ इसमें आप कितना ट्रेवल्ड किए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 3 मीटर है, ये आपका 4 मीटर है, और ये भी 3 मीटर है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कैसे करेंगे, 3 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर, कितना हो गया, 4 3 7 और 3 10 मीटर। यानी यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंपली यहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं, एडिशन कर दे रहे हैं, सिंपली एडिशन कर रहे हैं, सिंपली क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का आप लॉ का यूज नहीं कर रहे हैं एडिशन करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या इस तरह का क्वांटिटी क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसके, डिस्टेंस बोलेंगे। यानी डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, सिंपल सा डिस्टेंस सही होता है। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि आपको शॉर्टेज डिस्टेंस तय करना होगा। तो एक पर्सन जब यहाँ पर खड़ा है तो वो अपना आंख को क्या करेगा, घुमा कर देखेगा, थोड़ा सा फील करेगा कि हम इस डायरेक्शन में जाएं या इस डायरेक्शन में जाएं या इस डायरेक्शन, वो अपने पास मैप उठा लेगा, एक तरह से मैप को विजुलाइज करेगा कि आखिर हम लोग कौन सा डायरेक्शन में जाए ना, कि हम 1 से 2 से एकदम शॉर्टेज डिस्टेंस मेरा मूव हो जाए। तो क्या सोचेगा वो तो सोचेगा कि ये ऐसे जाएंगे तो 10 मीटर होगा। तो इसके पास एक ही उपाय है, कि क्या एकदम सीधा चल जाए, यानी 4 मीटर यहाँ मान लेते हैं। तो ये 4 मीटर जो होगा ना, यही क्या कहलाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, और यही 4 मीटर मेरा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा है, मेरा मतलब कि मैग्नीट्यूड भी आ रहा है और साथ में लोग डायरेक्शन भी पता करना पड़ रहा है। डायरेक्शन क्यों पता करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए, तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि हम ईस्ट में जाएंगे कि तब डायरेक्शन मेरा छोटा होगा, डिस्टेंस छोटा होगा, या वेस्ट में जाएंगे तब मेरा डिस्टेंस छोटा होगा, साउथ में जाएंगे तब मेरा डिस्टेंस छोटा होगा, नॉर्थ में जाएंगे तब डिस्टेंस छोटा होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, और जब ये चीज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल गया, यानी यहाँ पर क्या आपका होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो गया, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा, कौन नहीं है वेक्टर क्वांटिटी हमको पता करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाइए, वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पर 2 टर्म आता है, स्पीड एंड वेलोसिटी यहाँ पर 2 टर्म आता है। तो दोनों को हम लोग समझेंगे, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड होता है ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, ट्रेवल डिस्टेंस बाय टाइम, यानी स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है, यानी स्पीड को हिंदी में बोलते हैं क्या, स्पीड को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेग, चाल बोलते हैं, सॉरी,
चाल बोलते हैं, स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल। तो चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दूरी आ रहा है, क्या आ रहा है, दूरी। और दूरी में आपको पता होगा कि डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं होता है, यानी दूरी इज द स्केलर क्वांटिटी, दूरी इज द स्केलर क्वांटिटी, सो चाल इज आल्सो द स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दूरी भी स्केलर है और समय भी स्केलर है, दोनों स्केलर। स्केलर को जब स्केलर से डिवाइड कीजिएगा, स्केलर को जब स्केलर से डिवाइड कीजिएगा तो वो टर्म स्केलर ही देगा। यानी मेरा जो वेलोसिटी हो गया वो कौन सा वेलोसिटी जो हो गया कौन सा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। यानी यहाँ पर नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस द बी इज द राइट आंसर, यानी वेलोसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। चलिए अब समझते हैं कि हम लोग, सॉरी स्पीड, ये स्पीड के बारे में बात कर रहे थे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने स्पीड के बारे में बोला था। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, अभी ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब आते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, सर ये तो बता दीजिए, वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ किसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी पता चलता है। और वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्केलर क्वांटिटी डिवाइड कीजिएगा तो कौन सा क्वांटिटी आ जाता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है। क्या कौन सा क्वांटिटी आता है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेलोसिटी भी कौन सा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। दिमाग में ये रखना है कि स्पीड के केस में आपको डिस्टेंस लेना है, क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है, लेकिन वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट लेना है। अगर पूछ दिया जाए कि कोई भी बॉडी का स्पीड कितना है तो आप क्या करते हैं, स्पीडोमीटर को चेक करते हैं। जैसे बोल दें कि एक मोटरसाइकिल 3 मीटर पर सेकंड से उसका स्पीड है, तो आपको उसको डायरेक्शन को पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर हम बोल दें कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, यानी एक डायरेक्शन, आप ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, कौन सा डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट डायरेक्शन में जाना है आपको दिल्ली से मुंबई, ठीक ना। यानी हमने यहाँ पर क्या बोलते हैं, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट दे दिया। जब डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट दे दिया तो वहां पर क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है। क्या आ जाता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का हिंदी क्या होता है, वेग। और वेग इज इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन, तो वेग का हिंदी, वेग इज इक्वल टू क्या हो गया, विस्थापन अपॉन समय हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म आते हैं, फोर्स। फोर्स क्या होता है, तो फोर्स सबको पता होगा कि फोर्स एक तरह का एक्सटर्नल इफेक्ट होता है कि जो किसी बॉडी में अगर लगाएं तो उसके बॉडी का पोजीशन में चेंज हो जाए, या पोजीशन में चेंज आने का कोशिश करे, या उसका डायरेक्शन को चेंज कर दे, या डायरेक्शन को चेंज करने का कोशिश करे, मतलब कर दे या करने का कोशिश करे, ठीक ना। इस तरह का इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स कौन सा क्वांटिटी होगा, तो फोर्स, जैसे आप बोलते हैं कि फोर्स में किसी बॉडी में आपने फोर्स लगाया, ठीक है ना, तो फोर्स लगाने के कारण आपको डायरेक्शन भी तो पता चल रहा है ना कि किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। आप डायरेक्शन को वहां पे विजुलाइज कर सकते हैं, और जब वहां पर डायरेक्शन को विजुलाइज कर सकते हैं, दैट मींस ये भी कौन सा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है मात्रा। क्या होता है, मात्रा, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब समझते हैं, जैसे ये कोई बीकर है, कोई बर्तन है, इस बर्तन में क्या किया है आपने, पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी भर दिया। तो पानी क्या करेगा, पानी इस बीकर का जगह, मतलब इस बीकर का शेप में आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं या आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयतन। इसको एक तरह से आयतन बोलते हैं, ठीक है। तो आयतन, तो अगर आप पानी डाल रहे हैं तो आप पानी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये 5 लीटर पानी डालें या 6 लीटर पानी डालें। अगर पूछ दिया जाए कि इस पानी का आप डायरेक्शन बता दीजिए, यानी जो पानी बीकर में रखा हुआ, क्या आप उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते। यानी आप वॉल्यूम के केस में डायरेक्शन पता नहीं कर सकते। इस तरह से मेरा वॉल्यूम कौन सा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। समझ में आया, समझ में आया बच्चा, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन मतलब इंटरेस्ट लग रहा है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ा रहा हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऑब्जेक्टिव तो लेकर आ रहा हूं, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम, टाइम का अगर बात करें तो टाइम सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। यानी ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, स्पीड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि कौन सा क्वांटिटी, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये भी कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैंने बता चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट आपको जाना है, यानी कौन सा डायरेक्शन में जाना है वो डिस्प्लेसमेंट बनाता है, शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक ना। तो ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है।
ये आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। अभी तक मैंने आपको जो भी क्वेश्चन पूछा हूँ, या तो बीपीएससी में पूछा हुआ है ये, या तो ईपीपीसीएस में पूछा हुआ है, या तो ईपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी एक सेंसिटिव बैलेंस, मतलब कि कोई तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप अपने वेट को बैलेंस कर सकते हो, वो रीडिंग करता है। एक पर्सन कुछ इस तरह से खड़ा है, एक बैलेंस में, एक सेंसिटिव बैलेंस में, कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट में। अगर आप हिंदी मीडियम में तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल नहीं रहा हूँ, और सारे चीज को मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ और करने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। बस आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, इफ ई इनहेल्स, इनहेल्स का मतलब होता है कि अगर वो सांस लेता है, यानी सांस को अपने अंदर तक की तरफ लेता है, यानी इनहेल्स करता है डीपली वो भी, तो रीडिंग ऑफ बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा राइट आंसर होगा, चलिए बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रीजन समझिए, रीजन यह है कि जब आप सांस को अंदर की तरफ लेंगे, जैसे सांस को अंदर तरफ लेंगे तो बॉडी का मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, और बॉडी का जो वेट होता है वो मास पर भी डिपेंड करता है, आपको पता होगा क्यों सर, क्योंकि W इक्वल टू एम इंटू जी होता है। W इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी होता है, जहां जी क्या कहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो अगर आप सांस लीजिएगा तो आपका बॉडी का मास इंक्रीज होगा, और जब बॉडी का मास इंक्रीज होगा तो वेट भी क्या होगा, स्लाइटली मेरा इंक्रीज होगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 वही वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट बता रहा है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन नंबर ए मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी, या ऑप्शन नंबर डी वर्क, कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो चलिए बारीकी से समझते हैं कि सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है। चलिए किसी को पता है मोमेंटम क्या होता है। देखिए मोमेंटम के केस में क्या होता है, मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। यानी अगर कोई भी बॉडी क्या उसको बोल सकते हैं, मोशन में है, अगर कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, यानी उसमें क्या होगा, मोमेंटम जरूर से जरूर आएगा, बशर्ते उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मास 0 हो जाए, बॉडी वेलोसिटी में है, तो उस केस में मोमेंटम नहीं आता है। अगर बॉडी के पास मोशन में तो रहे लेकिन उसके पास मास भी रहे, कुछ अमाउंट में मास भी रहे, ठीक ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर भी रहे, तो उस तरह का केस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता करना है कि मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी जाएगा। तब देखिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है, क्या आ रहा है जी, वेलोसिटी आ रहा है। और वेलोसिटी आपको पता होगा कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिए मैं आपको याद नहीं करना, मैं आपको याद करने का तरीका नहीं बता रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों सर, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय, और विस्थापन कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए वेलोसिटी भी कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जब मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, मास मेरा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को जब वेक्टर क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस केस में मोमेंटम भी किस क्वांटिटी में आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी में, यानी मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, द राइट आंसर इज ए। अब आते हैं प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को भी समझ लीजिए। प्रेशर क्या होता है, अगर किसी भी बॉडी में आप फोर्स लगाएं, क्या लगाएं, फोर्स लगाएं पर यूनिट एरिया में, वो जो फोर्स होना चाहिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, और वो जो फोर्स होना चाहिए वो नॉर्मल फोर्स होना चाहिए, या परपेंडिकुलर फोर्स बोल सकते हैं, यानी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स या नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर, यानी प्रेशर इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, फोर्स बाय एरिया। कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स, याद रखना है नॉर्मल। ये कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसी का रेशियो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। प्रेशर का यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल, ठीक है, क्या होता है, पास्कल, ठीक है। एक पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर। तो एक पास्कल का मतलब क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक बार में होता है 10⁵ पास्कल। याद रखना है सब, एक बार में कितना पास्कल होता है, 10⁵ पास्कल, या 100 किलो पास्कल भी इसको बोल सकते हैं। इसको किलो यानी इसको क्या करना, सिंपल 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर 100 किलो पास्कल आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना बार या कितना केपीए होता है, किलो पास्कल होता है। तो इसका वैल्यू होता है
113 बार होता है। अगर आपको पास्कल में चेंज करना है तो 101.325 किलो पास्कल होता है। ठीक है, तो बात आता है कि क्या प्रेशर में कहीं तो आपका एरिया का मतलब एरिया नहीं बोल रहे हैं, कहीं भी प्रेशर पर आपका क्या डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है? तो प्रेशर में किसी भी तरह का डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। देखिए यहाँ पर बहुत लोगों का बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एरिया कौन सा क्वांटिटी है। तो एक्चुअली में अगर हम बात करें ना तो एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो प्रेशर यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, प्रेशर यहाँ पर कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? शायद मेरे आई थिंक स्केलर क्वांटिटी होगा। कौन सा हो जाएगा? प्रेशर, प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं एनर्जी। एनर्जी कौन सा क्वांटिटी है? तो एनर्जी सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। एनर्जी क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या कहलाता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क मतलब क्या? मतलब ये कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, मोमेंटम का मतलब होता है संवेग, और प्रेशर का मतलब होता है दाब, वर्क का मतलब होता है कार्य। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है? एनर्जी कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। अब यहाँ पर बात आता है एनर्जी। एनर्जी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में होता है तो स्प्रिंग एनर्जी। हर तरह का आपको एनर्जी मिलने को देखने को मिलेगा। एनर्जी का मतलब कोई पार्टिकुलर एनर्जी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी टाइप का एनर्जी हो सकता है। और वर्क और एनर्जी दोनों का एक ही यूनिट होता है। क्या होता है? जूल होता है। सबको पता होना चाहिए वर्क क्या होता है, दोनों का यूनिट होता है, क्योंकि वर्क जो होता है ना वो भी एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाता है। और एनर्जी का एक चीज और पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब क्या कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो एनर्जी भी किसी भी तरह का डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। दैट मींस एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी। वर्क के बारे में आते हैं। वर्क कौन सा क्वांटिटी होता है? वर्क का मतलब होता है सिंपल काम। क्या होता है? काम, यानी किसी बॉडी पर फोर्स लगा, बॉडी डिस्प्लेस्ड हो गया, उसका प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? काम बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। मतलब क्या कि अगर ये एफ है, इसमें मास कुछ है, तो ये डिस्प्लेस किया एस से, डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखते थे? एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, या एफ डॉट एस लिखते हैं। तो यहाँ पर वर्क सिंपल समझिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, 3 जूल का काम किए, या कोई आया था 4 जूल का काम किया, तो क्या हम बोलते हैं कि 3 जूल का काम ईस्ट डायरेक्शन में किया, 4 जूल का काम वेस्ट डायरेक्शन में किया? क्या वहां पर डायरेक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट आता है? नहीं कॉन्सेप्ट आता है। ऐसा हम लोग कभी बोलते ही नहीं कि 5 जूल का काम किया, 6 जूल का काम किया, अरे वो आदमी जो है ना वो 6 जूल का काम किया पूरब की दिशा में, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो जहां पर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है तो वहां पर कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोमेंटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आर इक्वल। ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सबसे पहले क्यूब समझते हैं। क्यूब क्या होता है? ठीक है, तो क्यूब एक तरह का क्या होता है? फिगर होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। ठीक है, जिसमें सारा का सारा साइड क्या होता है? बराबर होता है। सारा का सारा साइड क्या होता है? सब का सब साइड क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, लेकिन क्यूबाइड अगर बोला जाए, क्यूब का हिंट क्या होता है? घन। क्यूब का हिंट क्या होता है? घन। घन किसको कहते हैं? जिसमें सारा साइड बराबर हो जाए। देन द, और इसमें क्या बोला जा रहा है कि वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, और इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब इसका 6 साइड, कितना साइड होगा जी? 6 साइड। अरे रूम को कंसीडर कीजिए, रूम जहां पर आप बैठे हुए हैं, ऊपर नीचे 2 साइड, दाया बाया 2 और 2 4 साइड। अब बोलोगे 4 ही साइड, बाकी साइड कहां चल गया? बाकी साइड कहां चल गया बताइए? अरे बाकी साइड कहां चल गया? 1 और 2, ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, 2 2 4, और बाकी आगे और पीछे, यानी 6 साइड। कितना साइड हो गया? 6। तो 1 हो गया, 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर की तरफ 4 हो गया, एक ऊपर हो गया 5 और एक नीचे हो गया 6। तो कितना साइड होता है? 6 साइड होता है। तो अगर सोचिए कि एक, अगर ये भी, ये सारा का सारा, ये जो भी मेरा भी घन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। अगर एक का स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, अगर एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है तो 6 का एरिया कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे सर? देखिए,
क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, ए क्यूब के बराबर। किसके बराबर होता है, ए क्यूब के बराबर। ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका सरफेस एरिया के बराबर, दैट मीन 6a² के बराबर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस 6a² इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं सर। तो यहाँ से a² कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में बचेगा a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 0 एक आ जाएगा, और एक आ जाएगा a इज इक्वल टू 6। अब a क्या है, a मेरा एक तरह का क्या बताता है, डिस्टेंस बता रहा है। क्या बता रहा है, डिस्टेंस या लेंथ बोल सकते हैं, डिस्टेंस नहीं बोलिए, लेंथ बोलिए। क्या बोलिए, लेंथ। क्या लेंथ 0 होगा तो उस केस में क्या आप घन बना सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि अगर हम बोल दें कि 0 मीटर का आप कोई क्यूब बना दो, अरे 0 मीटर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, 0 मीटर आपको क्या नजर भी आएगा क्या, 0 मीटर कुछ है ही नहीं आपके पास मतलब। अगर लेकिन अगर बोल दे कि 6 मीटर का आपको दे दे रहे हैं और 6 मीटर का यूज करके आप क्यूब बनाइए या आप एक क्या बनाइए, स्क्वायर बनाइए, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 मीटर इज द राइट आंसर। या मीटर सेंटीमीटर कुछ भी यूनिट का वहां पर बात नहीं किया हुआ है, लेकिन 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे की बढ़ते हैं। तो ऐसा करता हूं कि आज का मैं सेशन इतना ही छोड़ता हूं, क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा क्लास लूंगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबे चल जाते हैं। और मैं जहाँ तक ऑब्जर्व किया हूँ कि बच्चों लोग को भी मैं देखता हूँ कि 1 घंटे का तो कोई लेक्चर होता है तो उसको सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं, स्किप ही कर डालते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आधा घंटा में 10 क्वेश्चन को लेकर आऊँ, लेकिन आज ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए आज 5 ही क्वेश्चन मेरे रास्ते सही रहेगा। इसके नेक्स्ट दिन आपको ये इसका आगे का जो 5 क्वेश्चन है वो भी लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए आपका लगातार अभी 2 क्लास जो चलेगा वो 5-5 क्वेश्चन का चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन लेकर आया था। ठीक है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, मैं आगे भी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं चला जाए, इसलिए मैं आज इसको 5 क्वेश्चन में ही एंड करता हूँ। चलिए, थैंक यू।